बीए फाइनल की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा पूंजीवाद का उदय। प्रारंभिक चरण वाणिज्यिक पूंजी और मुक्त व्यापार पूंजी। 19वीं सदी के मध्य से पूंजीवाद विश्व के इतिहास में एक मुख्य विषय रहा है, लेकिन सर्वप्रथम पूंजीवाद व्यवस्था का गहन विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक दास कैपिटल में किया। इन्होंने इसे लिखने में अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष लगाए। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूंजीवाद के लक्षण सर्वप्रथम इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़े। पूंजीवाद वास्तव में साधारण शब्दों में अगर कहें, पूंजीवाद का अर्थ है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति या श्रमिक एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा बन जाता है और पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य है केवल मुनाफा कमाना। इसमें पूंजी की प्रधानता है। पूंजी उस धन को कहते हैं जिसका निवेश मुनाफे के लिए व्यापार या उद्योग में होता है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों को पुनः निवेशित करके और अधिक लाभ कमाया जाता है और इससे समस्त साधनों से पूंजी एवं उपकरणों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। जो व्यक्ति वास्तविक उत्पादक यानी श्रमिक होता है, वह न तो साधनों का मालिक होता और न ही उस उत्पादन का जो वह अपने श्रम से करता है। यहाँ उत्पादन और पूंजी पर केवल पूंजीपति का ही प्रभुत्व होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक है, जो कारीगर है, वो मजदूर बन गया और वह केवल अपनी श्रम शक्ति बेचता है और उसी श्रम ही उसकी आजीविका का साधन होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पूंजीवाद पर केवल निजी स्वामित्व होता है। ये एक मानव निर्मित प्रकृति प्रदत्त पूंजी है जिसका स्वामित्व किसी निजी या संयुक्त पूंजी कंपनी का होता है और वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाता है। पूंजीवाद की जो सामान्य विशेषताएं हैं, हम यूँ कहें तो उसमें सबसे पहली विशेषता है निजी संपत्ति। उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर किसी मालिक का या किसी कंपनी का अधिकार होता है। दूसरा इसकी विशेषता है प्रेरणा का स्रोत निजी लाभ, और इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना ही होता है। एक पूंजीपति अपने पूंजीगत साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि जिसमें उसे अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, और निजी लाभ ही समस्त उद्यम गतिविधियों का प्रेरणा स्रोत है। वह मुनाफे के बिना निजी व्यापार नहीं हो सकता। तीसरा है प्रतिस्पर्धा। इसमें कंपटीशन अधिक होता है। प्रारंभिक पूंजीवाद यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय सरकारी संरक्षण के द्वारा ही हुआ। फिर भी पूंजीवाद राजकीय नियंत्रित व्यवस्था नहीं होती। इसमें अपेक्षा की जाती है कि आर्थिक मामलों में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और ये खुली प्रतियोगिता द्वारा संचालित होता है। और विक्रेता जो है वो अधिक से अधिक ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक बिक्री करे और इसके लिए वह अपने माल की गुणवत्ता और ऊंची गुणवत्ता का ध्यान रखता है और सस्ता तैयार करने का प्रयास करता है ताकि क्रेता अपने आप उसकी तरफ खींचा चलाए। उद्यम की स्वतंत्रता। इसमें पूंजीवाद व्यवस्था में व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। कोई अकेला व्यक्ति या कोई फर्म बना करके, कंपनी बना करके व्यवसाय कर सकता है। उसे कोई भी काम स्वतंत्रता पूर्वक चुनने की स्वतंत्रता होती है। एक उद्यमी वह कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए उसके पास जरूरत के अनुरूप पूंजी व साधन ना हो। बड़े स्तर पर उत्पादन। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकतम मुनाफा कमाने की लालसा में ये निरंतर बनी रहती है और पूंजीपति अधिक से अधिक उत्पादन पर बल देता है। पूंजीवाद से पूर्व सामंती व्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन होता था जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन अब बड़े स्तर पर नई तकनीकों से उत्पादन होता है। वस्तु उत्पादन।
पूंजीवाद की मुख्य विशेषता वस्तु उत्पादन है। यह वो उत्पादन होता है जिसके लिए उत्पादक अपने भोग के लिए पैदा नहीं करता, बल्कि बाजार में बेचने के लिए पैदा करता है। उसका मुख्य लक्ष्य केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही होता है। वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके वो मुद्रा विनिमय की तरफ पूरा ध्यान देता है। अगली विशेषता है द्रव्य का पूंजी में रूपांतरण, यानी सोना चांदी आदि का। पूंजीवाद से पूर्व युग में द्रव्य यानी सोने चांदी का विशेष महत्व था। व्यापार का केंद्र सोना चांदी था। जैसे कारीगर को बनाया हुआ कपड़ा बेचने से जो धन मिलता था, उससे वह अपने लिए अनाज व अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीद लेता था, लेकिन वो पूंजी का रूप धारण नहीं करता था। इस व्यवस्था में जैसे पण्य द्रव्य, पण्य हम कहते हैं, दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए द्रव्य बीच में एक ऐसा माध्यम है, लेकिन पूंजीवाद में द्रव्य का निवेश और अधिक द्रव्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो मुनाफा होता है उसे फिर निवेश कर देता है ताकि और अधिक मुनाफा कमाया जा सके। बाजार की भूमिका। पूंजीवाद में बाजार की भूमिका अहम होती है। इससे पूर्व के समाज में बाजार सीमित था, लेकिन अब बाजार बड़ा है। मुख्य तौर पर पहले गांव या कस्बे में जो उत्पादन होता था उसका उपभोग वहीं पर हो जाता था, लेकिन आज स्थानीयता के नियम तोड़ करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज उनका सामान की पहुंच होती है। आज एक देश का माल एक देश दूसरे देश, यहाँ तक कि दूसरे महाद्वीपों में जाकर बिकने लगा, और ये बाजार की भूमिका है। एक स्वतंत्र बाजार तंत्र का उदय हुआ और सामान को लाने ले जाने के लिए, खरीदने बेचने के लिए आज अनेक प्रकार के थोक व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार आ गए। आय और धन का असमान वितरण। इससे आय और धन का असमान वितरण भी होता है। धन उपार्जन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं और आय जन सामान्य की आय से बहुत अधिक होती है। विशेष यानी और मजदूर की बात करें, उनकी पूंजीपति ने श्रमिक को कम से कम मजदूरी देने का प्रयत्न किया। उसने 14 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था और श्रमिक के रहने व काम की दशा में बहुत ही खराब थी। उस बाद में इस शोषण के विरुद्ध मजदूर यूनियन बनी, आंदोलन हुए और पूंजीवाद के काल में विकास का कुछ लाभ नीचे की ओर भी बहने लगा। एक छोटा भाग गरीबी रेखा के नीचे भी जीवन व्यतीत करता मिल जाता है। इसलिए पूंजीवादी देशों को जन कल्याणकारी नीतियां भी अपनानी पड़ी, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि मामलों में भी उन्होंने खर्च किया ताकि सामाजिक न्याय के भी साथ में होता रहे। व्यापार चक्र। एक पूंजीवादी व्यवस्था में मंदी तेजी का व्यापार चक्र भी निहित होता है। जब वस्तुओं की बाजार में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। जब मांग कम हो जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है, तो ये मंदी कहलाती है। इसका कारण मुनाफे के लिए गला घोटू प्रतियोगिता होती है। पूंजीपति उन वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं जिसकी मांग अधिक दिखाई देती है, और आय के असमान वितरण के कारण खरीदारों की क्रय शक्ति सीमित होती है और इससे बाजार में अति उत्पादन की समस्या पैदा हो जाती है। कारखाने बंद होने लगते हैं और श्रमिक बेकार हो जाते हैं, और यही एक व्यापार चक्कर है। कई बार तो उद्योगपति बैंक का कर्ज भी नहीं चुका पाते, इससे बैंक भी दिवालिया हो जाते हैं और लोगों की जीवन भर की बचत भी खत्म हो जाती है। पूंजीवाद के इतिहास में पहली मंदी 1620 से 1624 में इंग्लैंड में आई और सबसे भयानक 1929 से 32 में आई, जिसे विश्वव्यापी महामंदी भी कहते हैं। इसके बाद वाणिज्यिक पूंजी। मध्यकाल में उत्पादन लघु स्तर पर होता था, जिससे उत्पादक अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करता था। आधुनिक काल में स्थानीय प्रणाली के स्थान पर बाजार प्रणाली का उदय हुआ, जिसमें वस्तुएं पहले इंग्लैंड फिर यूरोप और अन्य देशों में औद्योगिकरण हुआ और इससे पूरे दुनिया में व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार हुआ। यह विस्तार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर था। इसी से वाणिज्यिक पूंजी का उदय हुआ और औद्योगिक युग के लिए आधार तैयार हुआ। वाणिज्यिक पूंजी के उदय और विकास के कारण है, सबसे पहला कारण था पुनर्जागरण का इसमें विशेष योगदान था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े बड़े परिवर्तन के लिए मार्ग तैयार हुए। उदारता का वातावरण तैयार किया और जो पूंजीवाद के लिए जरूरी था। दूसरा कारण था धर्म सुधार आंदोलन।
धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के प्रथम सामाजिक राजनीतिक क्रांति थी, जिसने यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था को भी गहरा प्रभावित किया। मध्यकाल में व्यापार में चर्च की बाधा थी, लेकिन क्योंकि रोमन चर्च सूद लेने की प्रथा को पाप बताता था और वो आर्थिक या व्यापारिक क्रियाकलापों को पसंद नहीं करता था, लेकिन मार्टिन लूथर के उदय के बाद व्यापारियों की को प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर मिला। व्यापारी वर्ग का योगदान 11वीं सदी से ही यूरोप में पूर्व नगरों का उदय हो रहा था, जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बने। व्यापारी शहरी दस्तकारों से कुछ वस्तुएं खरीदकर अन्य स्थानों पर बेचने लगे। व्यापार मेलों का आयोजन होने लगा था, वस्तुओं की खरीद फरोख्त होने लगी थी और एक व्यापारी वर्ग विकसित हुआ। उन्होंने अधिक से अधिक पूंजी कमाई और यही व्यापारी वर्ग पूंजीवाद का प्रारंभिक अंकुर था। अगला कारण था भौगोलिक खोजें। 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों और प्रदेशों की खोज हुई और विशेष तौर से एशिया अफ्रीका के लिए मार्ग खोजे गए। अमेरिका महाद्वीप का पता चलना भी महत्वपूर्ण था और इसने भी व्यापारिक क्रांति को जन्म दिया। राष्ट्रीय राज्यों का उदय 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में निरंकुश शासकों के अधीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इसने भी राजनीतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नव उदित पूंजीवाद को बल दिया। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। बीमा प्रणाली ने एक और तो व्यक्तिगत जोखिम को कम किया, दूसरी ओर इससे व्यवसाय को स्थायित्व मिला, जो पूंजीवाद के उदय विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। इसमें इतना भारी नुकसान किसी एक व्यापारी कंपनी के लिए असहनीय था। यह जोखिम का भार निश्चित प्रीमियम प्राप्त करके बीमा कंपनियां उठाने लगी थी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का उदय। जैसे जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक गतिविधियों का प्रसार होता है, वैसे वैसे ही इन देशों में आर्थिक एकरूपता आनी शुरू हो जाती है। विशेष तौर से सभी देशों में एक जैसे माप, तोल व मुद्रा प्रणालियों का प्रारंभ हुआ। स्थानीय चुंगी प्रणालियों को समाप्त किया गया। व्यापार व व्यवसाय संबंधी कानूनों में भी समानता आई। कृषि क्रांति। कृषि क्रांति ने भी पूंजीवाद को समर्थित किया। इस क्रांति में खेती करने के तरीकों में परिवर्तन हुआ, फसलों में बदलाव आया, उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि क्रांति ने पूंजीवादी तंत्र को कई तरीकों से लाभ पहुंचाया। उपनिवेशों की स्थापना हुई। वाणिज्यिक पूंजी की जरूरतों ने उपनिवेशों की स्थापना को बढ़ावा दिया, क्योंकि पूंजीवादी देशों ने उद्योगों में बने हुए अपने माल को बेचना था और उन्होंने इसके लिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में अपना उपनिवेश बसा लिया, अपने गुलाम बना लिए। वाणिज्यिक पूंजी एवं उसका स्वरूप। पूंजीवाद यूरोप की सामंती प्रणाली में अंकुरित हुआ। इसका विकास सामंती व्यवस्था के खंडरों पर हुआ। लंबे समय से एक छोटा व्यापारी वर्ग व्यापार करता रहा था। धीरे धीरे नगरों में इनके प्रभाव में वृद्धि हुई, उनके धन की वृद्धि होती चली गई और पूंजीवाद के बीज अंकुरित होने लगे थे। इनकी विशेषताएं थी विनिमय। विनिमय का मतलब है कि पूंजीवाद में वस्तुएं बेचने के लिए जमीनें तैयार होती थी, मुनाफा कमाया जा सके और इसके लिए मुनाफे से और वस्तुएं खरीदकर उन्हें मुनाफे के लिए बेचा जाता था। इसे वस्तु द्रव्य वस्तु के नियम से निरंतर द्रव्य में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, सामंती समाज में भी थोड़ा व्यापार होता था, लेकिन इस व्यापार में पूंजी में वृद्धि बहुत सीमित होती थी, क्योंकि वस्तु बेचकर जो धन मिलता था उसे दूसरी वस्तुएं खरीदकर उनका उपभोग कर लिया जाता था। अतः मुनाफा नहीं होता था, ये नाम मात्र का था और उसे पूंजीवाद नहीं कह सकते थे। स्पष्ट है, वाणिज्यिक पूंजी विनिमय से प्राप्त लाभांश था। परंपरागत उत्पादन। वाणिज्यिक पूंजी में वृद्धि के कारण उत्पादन की संरचना में बदलाव आना तो शुरू हुआ, लेकिन इस पूंजी का मुख्य आधार परंपरागत ही था। वाणिज्यिक पूंजी के स्रोत। वाणिज्यिक पूंजी का मुख्य स्रोत औद्योगिक मजदूरों का शोषण नहीं था, बल्कि किसानों एवं दस्तकारों का शोषण था। इसे दो स्रोत रेखांकित करते हैं, पहला आंतरिक शोषण और दूसरा बाह्य लूट। शोषण भूमिपतियों द्वारा किसानों से वसूला गया भारी लगान तथा व्यापारियों द्वारा दस्तकारों का शोषण था। बाह्य लूट इस पूंजी का सबसे मुख्य स्रोत था। इसमें अमेरिकी देशों से लूटा गया सोना, चांदी, दास व्यापार जैसे अमानवीय तरीके से अधिक मुनाफा कमाया जाना शामिल है। संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों की व्यवस्था हुई। इनका उदय हुआ और समुद्र पारी व्यापार अधिक मुनाफे का था, परंतु यह जोखिम से भरा था और विशाल पूंजी का सौदा था, इसलिए एक किसी व्यापारी के लिए कठिन था। कई व्यापारी इकट्ठे होकर के संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई
और इससे कंपनियां अपने अपने शेयर निकालती थी। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि इन्हीं संयुक्त पूंजी कंपनियों ने दैत्य रूप ले लिया था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यादि कंपनियां थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ ताकि अधिक धन लोगों ने उन बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। संरक्षणवाद आया। वाणिज्यिक पूंजी सामंती अर्थव्यवस्था के गर्भ से पैदा होती रही थी। सामंती व्यवस्था इस पूंजी के उदय और विकास में बाधक थी। सामंतवाद में अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थानीय था, लेकिन वाणिज्यिक पूंजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विस्तार की मांग करती थी। इसलिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाने पर बल दिया गया। इसके लिए राज्य शक्ति के सहारे की जरूरत थी और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने व्यापारी व शासकों को संरक्षण दिया। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है पूंजीवाद के अंदर वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का अर्थ है, इसे व्यापारवाद भी कहते हैं। ये वाणिज्यिक पूंजी युगीन आर्थिक विचारधारा थी। इसका प्रयोग लंबे समय से होता था, परंतु इसकी परिभाषा किसी ने नहीं दी थी और इसे परिभाषित करना सरल नहीं था, क्योंकि ये केवल राज्य व समाज की उपयोगिता के लिए व्यवहार में अपनाए गए नियमों का संग्रह है। ये कोई सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। इसको स्पष्ट करते हुए अलेक्जेंडर कहते हैं कि प्राय हम वाणिज्यिक सिद्धांत या वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी समय में लेखकों का समूह था जिसने वाणिज्यवादी विचार प्रस्तुत किए। वाणिज्यवाद वास्तव में वाणिज्यवाद को एकीकरण करने वाली प्रणाली बताया। वाणिज्यवाद की परिभाषा अगर हम करें तो ये राष्ट्रों द्वारा 15वीं से 18वीं शताब्दियों के काल में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के स्वरूप तथा उपयुक्त नियम के संदर्भ में अपनाए गए सिद्धांत एवं व्यवहार को आमतौर पर आजकल वाणिज्यवाद का नाम दिया जाता है। इतिहासकार हेज के अनुसार वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है जो सरकार की आर्थिक नीति, विशेष रूप से व्यापार एवं उद्योग को नियमित करने की नीति को प्रदर्शित करता है। कई वाणिज्यवादी विचारक हुए, उनमें थॉमस मून थे। थॉमस मून इंग्लैंड के व्यापारी थे, प्रसिद्ध लेखक भी थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। इसे वाणिज्यवाद की गीता के नाम से जानते हैं और इन्होंने काफ़ी नियम लिखे। इसके बाद एंटोनियो सेरा, जेबी कोलबर्ट, फिलिप वॉन हॉर्निक अन्य विचारक हुए और इन्होंने भी वाणिज्यवाद के विकास के लिए अपना योगदान दिया। वाणिज्यवाद की विशेषताएं थी राज्य द्वारा आर्थिक नियमन, यानी राज्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नियम बनाने की पर बल दिया। उनके अनुसार व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है और वो कई बार निजी स्वार्थों की पूर्ति में वह राज्य व समाज के कल्याण को भुला देता है, जिसके विपरीत परिणाम होते हैं। तो राज्य ने कई प्रकार के नियम बनाए जिससे कि वह जन कल्याण को ध्यान में रखकर व्यापार, उद्योग आदि के संबंध में वो कार्य कर सके और नियम बना सके। सोना चांदी का महत्व, इन्होंने अधिक महत्व, सभी वाणिज्यवादियों ने सोने और चांदी को अधिक महत्व दिया। उन्होंने धातुओं के संचय पर बल दिया। उनका नारा था अधिक श्रवण, अधिक धन, अधिक शक्ति। और किसी भी देश की समृद्धि का आकलन भी इस बात से किया जाता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले सोने व चांदी की मात्रा कितनी है। इसे सोने चांदी का महत्व बढ़ा। विदेशी व्यापार तथा अनुकूल व्यापार संतुलन को मान्यता। इसमें वाणिज्यवाद में विदेशी व्यापार को राज्य की धन दौलत, सोना चांदी यानी में वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना गया और विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता एवं संपन्नता की कुंजी बताया। थॉमस मून ने कहा, अपने धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका विदेशी व्यापार है। इसे प्रोत्साहित करना जरूरी है क्योंकि राज्य को अधिक आय, राज्यों को सम्मान, व्यापारियों को व्यवसाय, हमारी भूमि की तरक्की, हमारे युद्धों की विजय, सब कुछ विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। इन्होंने विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण दिया। इन्होंने राज्य का आर्थिक एकीकरण भी किया क्योंकि जैसे सामंती राज में स्थानीय व प्रांतीय कर थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर मापतोल था। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का विकास हुआ और समान कर, समान पूंजी, एक मुद्रा, समान मापतोल की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उपनिवेशों की स्थापना पर बल, ताकि अधिक से अधिक
विदेशों से व्यापार हो, अधिक से अधिक विदेशी धन को अपने देश में लाया जा सके, अधिक से अधिक सोना चांदी का संग्रह किया जा सके, इसके लिए उपनिवेशों की स्थापना पर भी बल दिया गया और अन्य शक्तिशाली राज्यों का उदय। इसमें वाणिज्यवाद का अभिप्राय राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियमन, सोना चांदी प्राप्त करना, विदेशी व्यापार का विकास करना, उद्योगों का संरक्षण तथा राज्य का आर्थिक एकीकरण करना था। और ये सभी कार्य एक शक्तिशाली राज्य ही भलीभांति कर सकता था और एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता थी और एक शक्तिशाली राज्य द्वारा ही वाणिज्यवादियों की रक्षा, उनके धन में वृद्धि की जा सकती थी। अतः राज्य की शक्ति की तरफ ध्यान दिया गया। इसके बाद मुक्त व्यापार पूंजी का विकास हुआ और 17वीं शताब्दी से मुक्त व्यापार पूंजी की तरफ ध्यान दिया गया। मुक्त व्यापार पूंजी के उदय और विकास के कारण थे, सबसे पहले का कारण था सबसे पहला कारण था उत्पादन की प्रक्रियाओं का प्रारंभिक रूपांतरण। इसमें सहज सहयोग की अवस्था थी। ये पहला परिवर्तन था जब कई दस्तकारों ने एक छत के नीचे सहयोग से काम करने की व्यवस्था की ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना हो सके। विनिर्माणशाला की अवस्था, ये विनिर्माणशाला को पूंजीवादी दस्तकारी भी कहा जा सकता है। यह उत्पादन की पहले से उच्चतर अवस्था थी। वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं का विकास, इसमें अनेक प्रकार की वित्तीय वाणिज्यिक संस्थाओं का विकास हुआ, जैसे बैंकिंग व्यवस्था, बीमे की व्यवस्था और कई प्रकार के बैंकों का गठन हुआ। इनकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैल गई। प्रारंभिक पूंजी संचय, प्रारंभिक पूंजी संचय भी इसका एक प्रमुख कारण रहा। इसमें अधिक से अधिक सोना चांदी अमेरिकी देशों से लूटा गया। दास व्यापार जैसे अमानवीय तरीकों से प्राप्त असीम मुनाफा था। एशियाई देशों से प्राप्त अधिभार भी शामिल था। कृषि क्रांति ने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। इसमें खेती करने के तरीकों में परिवर्तन हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई। वैज्ञानिक व तकनीकी आविष्कार हुए। स्टीम इंजन बना, रेल का इंजन बना, पेट्रोल इंजन बने, तार, टेलीफोन, स्वचालित बुनाई मशीनें आदि का प्रयोग होने लगा और इससे उत्पादन बढ़ा। और बाद में रेडियो की व्यवस्था हुई और इसने संचार के क्षेत्र में भूमिका निभाई। ऊर्जा के भी नए स्रोतों का विकास हुआ, जैसे जल शक्ति का प्रयोग, पत्थर के कोयले का उत्पादन हुआ, भाप शक्ति का प्रयोग, डीजल व पेट्रोल की खोज हुई और इन्हें औद्योगिक पूंजीवाद के लिए छिपी हुई प्राकृतिक सब्सिडी बताया। मुक्त व्यापार पूंजी के प्रभाव थे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आई। आज दुनिया में पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कारखानों का निर्माण करवाया, नई मशीनों व तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया, बड़ी संख्या में श्रमिकों से काम लिया गया और तैयार माल के लिए देशीय बाजार कम पड़ गए, तो इन्होंने विदेशी पूंजीपति विदेशों में बेचने के लिए प्रेरित हुए और अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आई। उपभोक्तावादी संस्कृति, पूंजीवाद ने लोगों की मानसिकता को बदल दिया, लोगों के रहन सहन खान पान को बदल दिया और उन्होंने सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और उनका जीवन अब उपभोक्तावादी की तरफ हो गया। भोगी विलासी जीवन उनका हो गया। बाजार तंत्र का विकास हुआ। पहले लोग स्वयं आपस में वस्तु विनिमय व्यापार के द्वारा अपनी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन अब बाजार पर उपलब्धता बढ़ गई, बाजार पर निर्भरता बढ़ने लगी थी। आदमी का जीवन गतिशील अधिक हो गया था। उपनिवेशों का पिछड़ापन, और इससे पूंजीवादी देशों ने तो एशिया अफ्रीका के देशों पर अपना पूंजीवादी देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, लेकिन जो जीवन थे, गुलाम देशों के जीवन पिछड़ने लगा और वो गरीबी दरिद्रता की चंगुल में फंस गए। इसे भूखमरी, गरीबी और लाचारी फैल गई। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, पूंजीवादी सर्वाधिक घातक प्रभाव पर्यावरण पर हुआ। उन्होंने संसाधनों का ऐसे तरीके से दोहन किया कि पर्यावरण में आज पर्यावरण की जो शुद्धता थी वो खतरे में आ गई और वनों की कटाई में घोर असंवेदनशील रवैया अपनाया। जैव विविधता व वनस्पति की सघनता कम हो गई। बड़े बड़े उद्योग, बिजली संयंत्रों, रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले जहरीले तत्वों के कारण गैसों ने धरती के पूरे वायुमंडल को क्षति पहुंचाई। श्रमिकों का शोषण, पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान श्रमिकों के ऊपर भी था। उनका शोषण करने से वो हिचकते नहीं थे। उनकी दशा बड़ी शोचनीय थी। बड़ी निराशाजनक परिस्थितियों में उन्हें 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती थी और औरतें व बच्चों को भी श्रमिकों के रूप में काम करना पड़ता था।
श्रमिक आंदोलन हुए। जब अत्याचार अधिक हो गया तो कई प्रकार की मजदूर यूनियनें बनी और उन्होंने पूंजीवादी अत्याचार एवं शोषण से तंग आकर के कई स्थानों पर फैक्ट्रियों को जला दिया, मशीनों की तोड़फोड़ हुई और फलतः श्रमिक संघों पर कई देशों ने रोक लगा दी। जैसे ब्रिटेन ने मजदूर यूनियनों पर कानून अवैध अपराधी संस्थाएं घोषित कर दी, तो जिससे समाज में अव्यवस्था फैली। समाजवादी विचारधारा ने मजदूर आंदोलनों को सशक्त किया और मजदूरों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। समाजवादी विचारधारा भी यहीं से आई। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जैसे चिकित्सक, वकील, अध्यापक, प्राध्यापक, इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइजर, शिक्षित पेशेवर वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी आदि शामिल थे और पूंजीवाद में इस वर्ग की त्रिशंकु की बनी रहती थी। ये महत्वाकांक्षी वर्ग था। साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद भी इसी का एक परिणाम था, क्योंकि पूंजी सभी देशों का यही एक उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए, और उन्होंने उपनिवेशों का अनेक प्रकार के उपनिवेश बसाए और उपनिवेशों की दौड़ में ब्रिटेन व फ्रांस काफ़ी पीछे रह गए थे। जैसे ध्यान रहे, जर्मनी व इटली जैसे देश पूंजीवाद का विकास कुछ बाद में हुआ और वे उपनिवेश प्राप्ति की दौड़ में ब्रिटेन व फ्रांस से काफ़ी पीछे रह गए थे और वो अब ये उपनिवेश के विभाजन व पुनर्विभाजन के लिए संघर्ष पर उतारू थे। और इसी साम्राज्यवादी संघर्ष के परिणाम स्वरूप विश्व ने 2 महायुद्धों को झेला। वित्तीय एकाधिकार के इस चरण को लेनिन ने साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। और इसके पूंजीवाद के और भी सारे प्रभाव थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक को गहन रूप से प्रभावित किया और इन्हीं सामंती व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी आर्थिक सामाजिक पद्धति का निर्माण किया, राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और लोकतंत्रीय प्रणाली को भी जन्म पूंजीवाद के दुष्परिणामों का कारण ही लोकतंत्र भी सामने आया। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीवाद ने संपूर्ण सामाजिक संरचना, आर्थिक प्रणाली व राजनीति को नया रूप दिया और यह परिवर्तन विश्वव्यापी था। धन्यवाद।